हेलो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड मई का एनालिसिस। ठीक है, हिंदू का। हिंदू में आज कुछ अपने 3-4 एडिटोरियल्स हैं और 3-4 शॉर्ट न्यूज हैं। ठीक है, सो अपना फर्स्ट अपने पास एक पिक्चर थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी, हिंदू में ही डायरेक्ट आ रही थी। सो वन हैंड राइनो एंड अ बटर बफेलो इन देयर calves एट द पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मेगन डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम ऑन मंडे। तो ठीक है, ये अपन डायरेक्टली आपकी प्रीलिम्स में डायरेक्ट मैप्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या वन हैंड राइनो के बारे में पूछा जा सकता है, या वाटर बफेलो के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पीवाई की मूवी पूछा जा चुका है। तो ठीक है, मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाली है राइनो के बारे में और वाइल्ड वाटर बफेलो के बारे में, राइट। सो राइनो स्पीसीज कौन सी पाई जाती है अपनी यहाँ पे? तो अपनी यहाँ पे सिर्फ वन ग्रेट हैंड राइनो पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? टॉल ग्रासलैंड्स में, फॉरेस्ट में, हिमालयस के फुटहिल्स पे, राइट। ठीक है, ये और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नेपाल के आसपास, भूटान, पाकिस्तान, असम, मतलब इंडिया में असम में पाए जाते हैं, राइट। सो इनका आयुषियन स्टेटस क्या है? वनरेबल है, आपको ये ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद अपन और देखते हैं कि और क्या है अपने पिक्चर में था। वाइल्ड वाटर बफेलो। वाइल्ड वाटर बफेलो क्या है? बर्बलस एरेना भी कहा जाती है। ये क्या है? लार्ज बोवाइन है जो कि नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, इन साउथ ईस्ट एशिया की। तो अगर आपको क्वेश्चंस में आ जाए कि नेटिव है तो आप इसको सही मानेंगे, राइट। It is found in the central Indian forest and is mostly restricted to the states of Assam, अरुणाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। सो ये कहाँ कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड पाई जाती है? ये असम में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, इट हैज बीन लिस्टेड एज द इंडेंजर्ड स्पीसीज बाय द IUCN। इट इज लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, सो इट इज इंक्लूडेड इन साइट्स के अंदर। कौन से? अपेंडिक्स 3 में है। इट इज लीगली प्रोटेक्टेड अंडर भूटान, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड। आपको साइट्स का इतना याद नहीं रखना है, लेकिन आपको IUCN स्टेटस ध्यान होना चाहिए कि इंडेंजर्ड है, राइट। आपको अगर IUCN स्टेटस ध्यान है तो आप प्रीलिम्स में इजीली आंसर कर पाएंगे। तो आप एक बार देख लेते हैं आपको क्या ध्यान होना चाहिए। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका IUCN स्टेटस क्या है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका IUCN स्टेटस क्या है, राइट। और पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने को कौन से रिवर पे पाई जाती है? पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने को पाई जाती है ब्रह्मपुत्र पे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी मैच द फॉलोइंग या कुछ भी आए प्रीलिम्स में तो आप इजीली आंसर आउट कर सकते हैं इसके बारे में, राइट। तो आप हमेशा इस चीजों को ध्यान रखें, जब भी आप कुछ पढ़ें तो आप उसको डायरेक्ट लिंक करने की कोशिश करें कि आप उसको एग्जाम में आंसर करना चाहेंगे तो कैसे याद करेंगे, राइट। सो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है members of the मिथ्या community to file contempt proceedings against panel। ठीक है, सो अपने लिए यहाँ पे ये तो न्यूज है, लेकिन अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मिथ्या कम्युनिटी की। मिथ्या कम्युनिटी कौन है, कहाँ पाई जाती है? ठीक है, सो अपन देखते हैं मिथ्या, ऑल्सो स्पेल्ड एज मित्ती और मिथ्या, आर कॉल्ड मणिपुरी, डोमिनेंट पॉपुलेशन ऑफ मणिपुरी इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में क्या है? ये डोमिनेंट पॉपुलेशन है। ठीक है, सो ये लोग कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं? दे आर प्रीडोमिनेंटली वैष्णवाइट हिंदूज, राइट। सो दे आर डिवाइडेड इनटू क्लैंस, द मेंबर्स विच डू नॉट इंटरमैरी। ठीक है, ये कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जस्ट आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। मैं आपको वही बताता चलूंगा साथ में कि आपको किस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना है और किस इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो राइस कल्टीवेशन और इरिगेटेड फील्ड इज द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमी। सो मतलब वो सबसे ज्यादा क्या प्रैक्टिस करते हैं? राइस कल्टीवेशन। So field hockey, boat races, theatrical performances and dancing, well known throughout India as the Manipuri style, are other pastimes. So ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि वो लोग हॉकी, बोट रेसेस, थिएटिकल परफॉर्मेंसेस, डांसिंग, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं, राइट। सो अपन ये देखते हैं कि अगर आपको प्रीलिम्स में आएगा तो आप उसको कैसे आंसर करेंगे। सो मिथ्या कम्युनिटी के बारे में वो मैच द फॉलोइंग दे सकते हैं कि कम्युनिटी दे देंगे ऊपर, उसके ऊपर वो रीजन दे देंगे, फिर वो आपको बोल देंगे कि मिथ्या कम्युनिटी कहाँ पाई जाती है। मिथ्या कम्युनिटी वो लिख देंगे तमिलनाडु। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि नहीं, ये मणिपुर में पाई जाती है, राइट। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि आपको प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस बन पाएंगे या आप उनको कैसे आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एट लास्ट भूल जाएंगे आप, या समथिंग कुछ रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ेंगे कि हाँ मैं एग्जाम में इसको ऐसे लिंक करूंगा या मैं इस टॉपिक से इसको लिंक कर पा रहा हूँ, तो आप इजीली उस चीज को रिमेम्बर कर पाएंगे। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है SC says it can end wait for consonant
divorce. So ये क्या बोलना चाहता है? SC says it can use its extraordinary power under Article 142 of the Constitution to grant divorce on ground of irritable breakdown of marriage if separation is inevitable and damage irreparable. मतलब लाइक अगर मैरिज का ब्रेकडाउन हो ही गया और सेपरेशन मतलब लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और डैमेज क्रिएट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? आर्टिकल 142 के थ्रू अपनी पावर्स को यूज करके डाइवोर्स ग्रांट करा सकती है. लाइक जैसे आर्टिकल 142 क्या कहता है? आर्टिकल 142 प्रोवाइड्स डिस्क्रिशनरी पावर टू द सुप्रीम कोर्ट एज ए स्टेट्स. डिस्क्रिशनरी पावर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हो जाता है. That a Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make in such order as is necessary for doing complete justice in any course or matters pending before it. Right? तो आर्टिकल 142 को सुप्रीम कोर्ट जब यूज कर सकता है जब उसको लगता है कि ये बहुत अर्जेंट केस है या इसको जजमेंट देना बहुत जरूरी है. राइट? ठीक है, तो ये था अपना आर्टिकल 142 से रिलेटेड क्वेश्चन. तो आर्टिकल 152 के बारे में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रखा है. 2020 के 21 में उन्होंने पूछा था. तो आपको आर्टिकल 142 ध्यान होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए. ठीक है, आप इससे रिलेटेड को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलेटेड जजमेंट्स दिए हैं इससे रिलेटेड. राइट? तो चले अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे. सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है ईयर एंड कंप्लायंस लिफ्ट अप्रैल जीएसटी रेवेन्यू टू रिकॉर्ड 1.8 lakh 7 crore. Okay. Revenue from goods imported declined 4.5% as even a domestic transaction yields 16% more taxes. ISR Chief Scientist Aditya Nayak expects a normalizing base and cooling inflation. इसको अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने को ध्यान देना है कि जीएसटी होता क्या है. राइट? और जीएसटी अगर है तो अपने यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, अपने उसके जीएसटी के फीचर्स क्या हैं या उसका लीगल बेसिस क्या है या जो भी सही चीज़ है. आज इससे रिलेटेड मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा, आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा. राइट? तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि जीएसटी क्या है. जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम. मतलब ये लास्ट डेस्टिनेशन पे लगता है. इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द 101th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो ये कौन से अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू आया है? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. सो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द होल कंट्री on the lines of one nation one tax to make India a unified market. So ये आप ध्यान रखिए कि इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है. अगर आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये बोल दे कि ये डायरेक्ट टैक्स है तो वो गलत हो जाएगा. तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है. ठीक है. इट इज अ सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इट्स एंटायर प्रोडक्ट साइकिल और लाइफ साइकिल फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू द कंज्यूमर. तो पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चर से जब भी कंज्यूमर तक कोई प्रोडक्ट जाता था तो काफी सारे टैक्सेस लगते थे. लेकिन जीएसटी के बाद क्या हो गया कि सिर्फ ये एक ही टैक्स लगता है. तो जिससे क्या होता है, कंप्लायंस और ये सारी काफी चीजें इजी होने लग जाती है. राइट? सो इट इज कैलकुलेटेड ओनली इन द वैल्यू एडिशन एट एनी स्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब जब भी कोई स्टेज कोई भी प्रोडक्ट पे कोई वैल्यू ऐड हो रही है जब भी इसको काउंट किया जाता है. द फाइनल कंज्यूमर विल पे ओनली हिज पार्ट ऑफ द टैक्स एंड नॉट द एंटायर सप्लाई चेन विच वाज द केस अर्लियर. तो पहले कंज्यूमर को काफी अलग अलग टैक्सेस का बर्डन पे करना पड़ता था. काफी बार एक ही टैक्स 2 बार लग जाता है एक प्रोडक्ट पे, तो कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता था. लेकिन अब क्या हो गया है, अब वो डबल बर्डन हट रहा है तो लोगों को प्राइस कम पे करना पड़ता है. There is a provision of GST Council to decide upon any matter related to GST whose chairman is the Finance Minister of India. So GST Council के चेयरमैन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में आ जाएगी तो चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और द आरबीआई गवर्नर. तो आप उसको गलत मार्क करके आएंगे. राइट? तो ये था जो मैंने आपको इसके बारे में बताया कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, लेकिन इसके फायदे क्या होते हैं ये भी तो अपन देखें. इसने अपने को सबसे पहले अपन इसके एडवांटेज देखते हैं. ये तो इसके बारे में अपन ने कुछ पढ़ा था यहाँ पे. राइट? अब इसके एडवांटेजेस के क्या क्या होंगे. इसने सबसे पहले अपने को एक कॉमन मार्केट दिया है. ठीक है, मतलब सब जगह का टैक्सेस एक करने से कॉमन मार्केट क्रिएट होता है. ठीक है. उसके बाद जगह क्या, टैक्स कंप्लायंस अच्छा हो जाता है लोगों का. ठीक है. उसके बाद जाके टैक्स इवेजन के चांसेस कम होते हैं. राइट? ओवरऑल इकोनॉमी के लिए क्या है, एक सर्टेनिटी लाता है. थोड़ा सा
करप्शन रिड्यूस करने में मदद करता है, राइट। ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज कैसे हो सकता है? जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस थे, मतलब जो मल्टीपल टैक्सेस लगते थे वो धीरे धीरे कम हो गए हैं, राइट। उसके बाद देखें कि अपन ये क्या बोलते हैं, प्राइस रिडक्शन में काम आ सकता है, अपना टैक्स बेस को बढ़ाने में काम आ सकता है अपने ये, ठीक है। चैलेंजेस क्या है जीएसटी के, मतलब लाइक अगर अपन ने एडवांटेजेस देखे तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होंगे, तो अपन वो चैलेंजेस पे ध्यान देते हैं, राइट। सबसे पहला अपना चैलेंज आता है कि काफी सारे प्रोडक्ट्स अभी भी इसके बाहर हैं, लाइक जैसे कि पेट्रोल हो गया या काफी सारे जो टबैको प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे एग्जेम्प्ट किए गए हैं अभी तक, राइट। लाइक एक्साइज ड्यूटी हो गई, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस हो गई, ये सारे के सारे एग्जेम्प्ट किए हुए हैं अभी तक। तो ये सारे के सारे अगर अपन इंक्लूड कर पाए और जीएसटी को और होलसम होलिस्टिक बना पाए तो अपन इजीली अपनी इकोनॉमी को और डेवलप करने में मदद कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि अगर अपन देखें कि क्या बोलते हैं, अगर इसके चैलेंजेस भी देखें तो जब टैक्सेस सिर्फ एक जगह कलेक्ट हो रहे हैं तो जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी होती थी वो थ्रेटन हो जाती है, राइट। फिजिकल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स वो थ्रेटन होती है। वो थ्रेटन क्यों होती है? क्योंकि सारा का सारा टैक्सेस सेंटर के पास जा रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्सेस का रेवेन्यू कम हो जाता है और वो उनको डिपेंड करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के विल एंड पावर पे, राइट। सो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये था अपना कुछ जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है पेट्रोलिंग यूनिट्स, एंटी स्मोक गन्स, स्प्रिंकलर्स, सीएम अनवील्स प्लान टू कर्ब एयर पॉल्यूशन। ओके, सो अपन को पॉलिटिक्स में ही जाना है, लेकिन हाँ अपन ये देख सकते हैं कि फैक्ट्स क्या बोलते हैं। केजरीवाल सेज देयर इज अ 30% रिडक्शन इन एयर पॉल्यूशन लेवल फ्रॉम 2016 टू 2022। मतलब 30% रिडक्शन किया गया है एयर पॉल्यूशन में। सेवर एयर क्वालिटी डेज हैव डिक्रीज्ड फ्रॉम 26 इन 2016 to 6 in 2022. Okay, government main focus is on controlling dust population. Okay, so इन्होंने ये बताया कि इन्होंने किस किस तरीके से एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि ऑड वन आउट, लाइक और काफी दूसरी चीजें उन्होंने यूज करी है, राइट। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन एयर पॉल्यूशन पर अगर स्टैंड करते हैं तो अपन वर्ल्ड लेवल पे कौन से लेवल पे स्टैंड करते हैं। मतलब लाइक अगर अपना कोई लेवल, मतलब ग्लोबल लेवल पे कोई वो तो होगा कि अपन कौन सा एस्टिमेट पे हैं। एयर पोल्यूशन इज नाउ द थर्ड हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ अमंग ऑल हेल्थ रिस्क, रैंक जस्ट अबव स्मोकिंग इन इंडिया। तो मतलब लाइक जो एयर पोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा कॉज बनता है, थर्ड हाईएस्ट कॉज है किसका? डेथ का, ठीक है। An environmental think tank for center and science in environment in its report at the crossroad has said that the life expectancy in India has gone down by 2.6 years due to deadly disease caused by air pollution. तो आप ये क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में कि हाँ एयर पोल्यूशन की वजह से कितना डिक्लाइन आया है अपने लाइफ ईयर्स में, राइट। तो अपन देखते हैं अब कि कॉजेस क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के। सबसे पहले एग्रीकल्चर से अमोनिया काफी निकलता है, राइट। तो उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से काफी सारे गैसेस निकलती हैं, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ता है। शिपिंग एंड अदर ट्रांसपोर्ट, तो उनकी वजह से काफी गैसेस निकलती हैं, तो उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन बढ़ता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, आप सब जानते हैं कि जब भी आप इंडस्ट्रीज देखते हैं तो वहाँ पे काफी सारी गैसेस निकलती हैं। रोड ट्रांसपोर्ट, अपन काफी सारे इमिशंस करते हैं, एनर्जी जनरेशन करते हैं, जो अपन काफी सारे गैसेस रिलीज करते हैं। जो अपना सॉलिड वेस्ट होता है उसको अपन जब जलाते हैं तो अपन PM 2.5 करते हैं, मतलब रिलीज करते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड क्लीनिंग के में अपन काफी ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। जैसे कि सबसे ज्यादा तो अपने यहाँ पे जो कारपेट्स हो गए या अपन कोई रूम फ्रेशनर्स यूज करते हैं, ये सारे के सारे अपने को एयर पोल्यूशन में ही कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें अपन ने कॉजेस देखी, लेकिन शायद गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स भी तो लिए होंगे, तो अपन वो देख सकते हैं कि अपन कैसे मेजर इंप्रूव कर सकते हैं एयर क्वालिटी को, राइट। मतलब कैसे मेजर कर सकते हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को अगर व्हीकल्स वो निकाल रही हैं तो अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर सकते हैं, जहां अपन इमिशंस को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अपन देख सकते हैं कि अगर अपन डस्ट रिमूव करें रोड से
लाइक जैसे ये आर्टिकल भी कहता है कि कैसे इन्होंने डस्ट को रिमूव करने की कोशिश करी है रोड से, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन कम हुआ है, क्योंकि जब रोड्स में डस्ट और एयर साथ में मिल जाए तो उससे एक हायर लेवल पे एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को अपने को रेगुलेट करना चाहिए कि अपने को कितना कंस्ट्रक्शन करना है एक साल में। अगर अपन जितना सह सकते हैं अगर अपन उतना ही कंस्ट्रक्शन करेंगे या कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज में चेंज लाएंगे जिससे कि एयर पोल्यूशन कम हो, तो अपन इजीली डील कर सकते हैं, राइट। लाइक अपन कह सकते हैं कि सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, राइट। सो अपन ये कह सकते हैं कि और क्या कर सकते हैं, स्टॉप बायोमास बर्निंग, ठीक है। अपन जो सॉलिड वेस्ट को जलाते हैं इससे काफी सारी गैसेस रिलीज होती है, तो अपन उसको रिमूव कर सकते हैं। तो उसकी जगह अपन क्या ला सकते हैं, बायोमास। जो अगर अपन को सॉलिड वेस्ट को बर्न ही करना है तो आप उससे एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करो, मतलब लाइक वेस्ट को सिर्फ जलाओ मत, राइट। वेस्ट से आप एनर्जी क्रिएट करो। तो यूपीसी इससे इंटरेस्टेड रहता है, वो हर 2 या 3 साल में आपसे क्वेश्चन पूछता ही रहता है, राइट। सो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि आप इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं या कैसे रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपन देखते हैं उसके बाद कोई इंडेक्स है क्या जो अपने को बताता है कि हाँ भाई अपने यहाँ इतना एयर पोल्यूशन है। तो एक है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आजकल सारे स्टेट्स और सिटीज में लग रहा है। टीयर 1 2 सिटीज में तो लग ही चुका है, टीयर 3 टीयर 4 में भी आने वाला है धीरे धीरे, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स है जिनके बारे में अपने को बताता है, ठीक है, कि आपके पॉल्यूशन कितना है। PM10 हो गया, PM2.5 हो गया, राइट। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, NO2 बोलते हैं उसको अपन। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, SO2 बोलते हैं अपन उसको, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, उसको अपन बोलते हैं CO। ओजोन हो गया, उसको बोलते हैं अपन O3। अमोनिया हो गया, ठीक है। तो एक और चीज अपने को मिलता है लेड, ठीक है। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के सारे मेजर्स ये होते हैं, 8 पॉल्यूटेंट्स उसके अंदर बताए जाते हैं। तो जब भी आपको ये देखना हो कि आपके यहाँ पे इतना एयर पोल्यूशन है, तो आप नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर सकते हैं, आपको पता पड़ जाएगा कि अपने यहाँ पे ये सारा पोल्यूशन किस किस लिमिट में है, राइट। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है कंसल्टेशन ऑफ सेडिशन लॉ आर इन द फाइनल स्टेज, सेंटर का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ठीक है भाई, अपन ये देखते हैं कि सबसे पहले सेडिशन होता क्या है, इसको कौन डिफाइन करता है, राइट। सो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, सेडिशन एज एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज brings or attempts to bring into hatred or contempt, excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India। तो ये क्या करता है, कोई भी ऑफेंस जो कि कमिट किया गया हो कोई भी पर्सन के द्वारा बाय वर्ड्स, भले वो बोले गए हो या लिखे गए हो, कोई भी साइन दिखाया गया हो, कोई भी रिप्रेजेंटेशन किया गया हो, ठीक है, या कोई भी कोशिश की गई हो कि इसके खिलाफ हेट्रेड पहुंचाने के लिए, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट अपन सेडिशन लॉ लगा सकते हैं। अपन ये देखते हैं कि डिसअफेक्शन का मतलब क्या होता है। डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, मतलब हेट्रेड फीलिंग। However, comments without exciting or attempting to excite hatred contempt will not constitute an offense under this section, ठीक है। तो मतलब ऐसे कमेंट्स जो एक्साइट ना कर रहे हो और कंटेम्प्ट मतलब लाइक जो हेट्रेड ना पहुंचा रहे हो, तो उसको अपन सेडिशन नहीं मानेंगे, राइट। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप कह सकते हैं वो चलेगा, लेकिन डायरेक्ट आप क्रिटिसिज्म ही किए जा रहे हैं और वो हार्मफुल हेट क्रिएट कर रहा है तो वो एक हार्मफुल हो सकता है। लेकिन अपन ये देखते हैं, ये तो अपने सेक्शन 124 आईपीसी के बारे में पढ़ा, लेकिन अपन देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब ये सिर्फ आज ही गवर्नमेंट यूज करती है या पहले से यूज किया जाता था। तो ये सेडिशन लॉ इनेक्ट किया गया था 17वीं सेंचुरी में, ठीक है, जहाँ पे लॉ मेकर्स मतलब ये सोचते थे कि वो कैसे लोगों के ओपिनियंस को दबा सकें और खुद का रूल बढ़ा सके, मतलब लाइक दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को पूरा आजादी ना देना, राइट, मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ना कर पाए हमारा, ठीक है। तो ये आया था अपना थॉमस मैकॉले जो 1837 में रूल कर रहे थे, ठीक है, ये इंडियन पिनल कोड में उनको इनेक्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद आज अपन देखते हैं कि इंडियन पिनल कोड 124 आईपीसी इसको डिफाइन करता है और अपन इसको आज तक यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि इसके लिए पनिशमेंट क्या हो सकती है, मतलब अगर किसी को सेडिशन लॉ लग जाए तो उसकी पनिशमेंट क्या रहेगी।
punishment under section 124A ranges from imprisonment up to 3 years to a life term to which a fine may be added। मतलब आपको 3 साल से लेके पूरे लाइफ टाइम तक की सजा हो सकती है, उसमें फाइन ऐड किया जाएगा। अ पर्सन चार्ज अंडर दिस लॉ इज बार्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट जॉब। अगर कोई पर्सन इस लॉ के अंदर चार्ज किया जाता है तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। दे हैव टू लिव विदाउट देयर पासपोर्ट एंड मस्ट अपीयर इन कोर्ट एट ऑल टाइम्स एज व्हेन रिक्वायर्ड। तो उनको पासपोर्ट ले लिया जाएगा उनसे और उनको कोर्ट में अपीयर करना पड़ेगा जब भी रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ये नॉन बेलेबल है, मतलब लाइक काफी ऐसी सारी चीजें होती है जहाँ पे आपको बेल मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर आपके ऊपर सेडिशन लॉ लगा है तो आपको बेल नहीं मिलेगी। तो अपन देखते हैं कि अगर ये सेडिशन लॉ आ ही रहा है, इसकी कंसल्टेशन चल ही रही है, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है फिर? मतलब कुछ ना कुछ अच्छा काम भी करता होगा अपने लिए। तो हाँ, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, मतलब कोई भी कुछ ना बोले, मतलब कि कोई कंट्री की इमेज पे धब्बा ना लगा सके इतना इजीली, राइट। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, राइट। ठीक है, उसके बाद ही क्या करता है, ये मेंटेन करने की कोशिश करता है क्या, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी किसकी, कंट्री की, लोगों के बीच में। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर लोग मतलब लाइक, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ पहले, मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये कैसे करता है मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट? तो ये मेंटेन ऐसे कर सकता है कि जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कब बिगड़ती है, जब अपन किसी की हेट स्पीच फैलती है या हेटरेट फैलती है या दूसरी चीजें फैलती है, तो ये लॉ उसके बारे में ही बात कर रहा है कि हेटरेट कम से कम फैलाने की कोशिश करनी है। तो सिंपल सी बात है कि आप स्टेबिलिटी बना पाएंगे स्टेट में, लेकिन इसके कुछ इश्यूज भी तो होंगे। अगर इतनी कंसल्टेशन चल रही तो की बात है कि कुछ ना कुछ इश्यूज भी हैं इसके पास, तो वो इश्यूज देखते हैं अपन। तो एक कॉलोनियल एरा को लॉ है, मतलब लाइक अगर उस टाइम जरूरी था तो जरूरी कोई कि आज भी जरूरी हो। उस टाइम लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट रोकती थी कि आप अपना स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ना रख पाए दूसरी चीजें, लेकिन आज तो अपन इंडिपेंडेंट है ना, तो आज अपन क्यों इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी डिप्रेस करता है, मतलब कि उनको भी दबाता है। तो अपन अब इसमें कर क्या सकते हैं, अपन सबसे पहले इसमें वे फॉरवर्ड में ये कर सकते हैं कि अपन जो सेडिशन लॉ है उसको, उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको नैरो डाउन कर सकते हैं। मतलब लाइक इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं, तो उसको अपन थोड़ा सा नैरो डाउन करके ये कर सकते हैं कि हाँ अपन कुछ चीजें इसमें इंक्लूड करें, सारी चीजें इंक्लूड करने जाएंगे वो बहुत काफी चीजों को इंक्लूड कर लेती है। लेकिन आज अपन इंडिपेंडेंट इंडिया में रह रहे हैं, अपन कॉलोनियल एरा की फॉलो ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है द एवर एक्सपेंडिंग मेडिसिनल यूजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोइड सब्सटेंसेस, मतलब कि ड्रग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ड्रग सब्सटेंसेस से रिलेटेड भी अपने यूपीएससी की मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, तो अपने को ध्यान होना चाहिए कि अपन इसको कैसे तैयार करें और कैसे इसको याद रखें। तो साइक्लिटिक ड्रग्स बैंड इन इंडिया अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइक्लो सब्सटेंसेस एक्ट आर इमर्जिंग इन रिसर्च एज प्रॉमिसिंग वेज टू ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस डिप्रेशन एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और डिसऑर्डर्स। तो ड्रग्स के ऊपर मोस्टली 2 या 3 दिन से आर्टिकल्स आ रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि अच्छा आर्टिकल आए तो मैं आपसे ड्रग्स के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूं जो आप अपनी मीन्स में जाके यूज कर पाए। तो ठीक है, अपना फर्स्ट ये कहता है व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ साइक्लोसिस, व्हाट इज द ड्रग्स वर्क इन द बॉडी, कैन सच सब्सटेंस कॉज हार्म। ठीक है, ये कैसे डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में काम आ सकता है। ठीक है, और यूज क्या होता है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटस क्या है ड्रग वायलेंस का इंडिया में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट इंडिया हैज द फोर्थ लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ ओपियम सीज्ड in 2028 5.2 tons and the third largest amount of morphine was also seized in the same year at 0.07 tons. So India is sandwiched between the two large, ये ऐसा एक डाटा है जो आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। ठीक है, so India is sandwiched between the two largest opium producing regions of the world, that is the Golden Triangle and the Golden Crescent on other hand। ठीक है, तो गोल्डन ट्रायंगल अपना, अगर अपना ये इंडिया हो गया, राइट। सो गोल्डन ट्रायंगल कहाँ आ जाता है अपना, ये वाला। ठीक है, तो गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन आते हैं, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस।
ठीक है। तो ये सारे के सारे कहाँ आते हैं, गोल्डन ट्रायंगल में। तो जब भी अगर आपके मेंस में क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको बता सकते हैं कि थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, तो ये सारे के सारे गोल्डन ट्रायंगल आते हैं जो ड्रग सप्लाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद अगर अपन इंडिया में इस साइड देखें तो इस साइड कौन है, इस साइड आते हैं अपने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो ये सारे के सारे गोल्डन क्रेसेंट माने जाते हैं, ठीक है। ये था कुछ जहां से अपने को सबसे ज्यादा सप्लाई की जाती है ड्रग्स के लिए, राइट। तो अपन ये देखते हैं कि ऐसे कुछ स्टेप्स होंगे जो गवर्नमेंट ले रही होगी कि अगर ड्रग्स की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये इतना इंक्रीज हो रहा है, अगर ये अपने को हार्मफुल है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए। तो गवर्नमेंट ने काफी सारे सर्वेस कर रही है कि कैसे कैसे ये चीजें इफेक्ट हो रही हैं। सर्वे से आपके पास डेटा क्रिएट होता है, ठीक है। सर्विस से डेटा क्रिएट होने के बाद आप उस अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसे सिचुएशन को प्रिवेंट करना है। एनडीपीएस एक्ट है, ठीक है, वो डील करता है इन सब्सटेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। तो वही है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइको सब्सटेंसेस एक्ट, की गवर्नमेंट ने इसी के लिए निकाला है कि अपन उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, एक है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो सारी की सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है, ठीक है, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग समझना है तो कोई इशू नहीं है, आप मैं जो बोल रहा हूँ आप उससे भी नोट्स बना सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है अपना प्रोजेक्ट सनराइज, वो था अपना HIV प्रेवलेंस के चेक करने के लिए कि कितना लोगों के बीच में चल रहा है, ठीक है। नशा मुक्त भारत, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काफी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स ले रखे हैं इस सब को डील करने के लिए, ठीक है। कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज है क्या, तो बिल्कुल है इंटरनेशनल ट्रीटीज, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑन कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है। तो एक ही ट्रीटीज है जो इससे डील करती है, राइट। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971, ये भी ट्रीटीज हैं जो डायरेक्टली इससे डील करती हैं। लेकिन चलो ये तो अपन ने कुछ ट्रीटीज देखा, ये अपन ने कुछ एक्ट्स देखा, ये अपन ने कुछ डेटा देखा, ये अपन ने देखा कि किसकी वजह से फैल रहा है। लेकिन अगर अपन इसको वे फॉरवर्ड में लिखना चाहें तो अपन क्या लिखेंगे, मतलब लाइक मीन्स का आंसर लिखना है उनको, तो हम क्या बता के आएंगे। आप ये बता के आ सकते हैं कि आप एजुकेशन कैरिकुलम में ड्रग्स के बारे में बताएं। अपने एजुकेशन सिस्टम में आज तक एजुकेशन ड्रग्स से रिलेटेड कभी दी नहीं जाती है, तो अपने को एजुकेशन कैरिकुलम को अपने को चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि अपन इजीली और लोगों को इसके बारे में एजुकेट कर पाए, राइट। सो ये कुछ थे वे फॉरवर्ड्स, और अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल तो अपने आज खत्म हो गए होंगे, अपन चलते हैं वो अपने क्वेश्चंस पे मीन्स के, ठीक है। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंडियाज प्रॉक्सिमिटी टू द टू ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट इलिसिट opium growing states has enhanced the internal security concerns. Explain the linkages between drug trafficking and other illicit activities such as gun running, money laundering and human trafficking. What countermeasures should be taken to prevent the same? तो आपने ये देखा जो मैंने आपको बताया था गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। उसी को यूपीसी ने काफी चीजों से लिंक करा है, ड्रग ट्रैफिकिंग को उन्होंने लिंक करा है गन रनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। तो यूपीसी का ये काम है, वो सिर्फ एक टॉपिक को ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगी, वो काफी बार उसी टॉपिक को काफी दूसरे टॉपिक से लिंक करने की भी कोशिश करती है। तो आपको लिंक करना आना चाहिए कि आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कैसे लिंक करते हैं। मैं शुरुआत से आपको यही बता रहा हूँ कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो आप उसको लिंक करना जानिए कि आप उसको कैसे लिंक कर सकते हैं। अगर आप उसको लिंक नहीं कर पाएंगे तो आप उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। सेकंड पॉइंट कहता है, इनुमरेट द इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच हैव बीन सबस्यूम्ड इन द जीएसटी इन इंडिया, ऑल्सो कमेंट ऑन द रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस ऑफ द जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया सिंस जुलाई 2017। तो आपको ये बताना है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि सबस्यूम किए गए हैं जीएसटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस क्या रहे हैं जीएसटी के सिंस जुलाई, मतलब कि रेवेन्यू बढ़ा है, कम हुआ है। जैसे कि आज अपन ने देखा कि एक रिकॉर्ड सेट किया था उसने इस क्वार्टर का, ठीक है। कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जब ये आप GS3 में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे अपनी स्टैटिक में, जब आपको ही पढ़ा दिया जाएगा वैसे नॉर्मली, राइट। अगर आपको जीएसटी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर भी वीडियो बना दी जाएगी। सो आपको अब ये देखना होगा कि आपको ये सारी की सारी PDF कहाँ मिलेगी, या आपको PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अपन कल और एडिटोरियल्स के साथ।